हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। ये कहानी ना लिखने का कारण यही था कि रीडर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। पिछले चैप्टर जो कि मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था उस पर 320 व्यूज है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे ना चाहते हुए भी स्टोरी बंद करनी होगी। मेरे स्टोरी के साथ काफी इमोशन जुड़े हुए हैं, पर शायद आप स्टोरी का अंत करने का समय आ गया है। मैं आज का एपिसोड लिख रही हूँ। अगर इस पर व्यूज ठीक ठाक है तो ठीक है, वरना शायद ये सेकेंड लास्ट एपिसोड होगा और कल मैं स्टोरी एंड कर दूंगी। कार्तिक का रिएक्शन देखकर सब लोग परेशान हो गए। वहीं सुकून की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने कार्तिक को हिलाते हुए कहा, भैया बोलो ना, हमारे मिस्टर हैंडसम कहाँ है। कार्तिक खाली आंखों से लगातार दीवार को घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। वही कार्तिक की हालत देखकर आरजू का दिल किसी अनहोनी के डर से तेजी से धड़क रहा था। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने कार्तिक को जोर से हिलाते हुए कहा, कार्तिक क्या हुआ। कार्तिक होश में आया। उसने लड़खड़ाते जबान में कहा, अरमान। इसके आगे कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। वही कार्तिक के मुंह से अरमान की बात सुनकर सब लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक बात जरूर अरमान से जुड़ी हुई है। वही सुकून की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। रो रो कर उसकी हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा भी लाल पड़ रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुकून धड़ाम की आवाज के साथ नीचे बेहोश होकर गिर गई। उसे इस तरह से बेहोश होकर गिरता देख सब लोग चिंता करने लगे। कार्तिक उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसके गालों को थप थप आने लगा, पर सुकून बेसुध जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी हालत देखकर दिव्या और आरजू रोने लगी। हमेशा खुश रहने वाली सुकून की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वही कार्तिक की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। उसने सुकून को गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाया। सुकून का चेहरा ठंडा पड़ता जा रहा था। ये देखकर कार्तिक की धड़कनें 100 की स्पीड से चल रही थी। कार्तिक ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और डॉक्टर को फोन किया। वही आरजू और दिव्या सुकून के हाथ और पैरों को मसाज दे रही थी, क्योंकि उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसका चेहरा भी खून की तरह लाल हो गया था। कार्तिक ने कसके अपने बालों को पकड़ा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। कार्तिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरमान कहाँ हो तुम। कार्तिक को यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान के साथ कुछ हो सकता है, पर जो सबूत उन्हें मिले थे उनके बेसिस पर यही कहा जा सकता था कि अरमान के साथ जरूर कुछ हुआ है। टीम अल्फा के हेड ने कार्तिक को फोन करके इन्फॉर्म किया था कि अरमान का कुछ पता नहीं है। डेविडसन के साथ हुई झड़प में अरमान और डेविडसन कहीं दूर निकल गए थे। तब से लेकर अभी तक उन्हें कोई पता नहीं चला और बाद में उन लोगों को अरमान के खून से लथपथ कपड़े मिले। यही सुनकर कार्तिक के हाथों से मोबाइल छूटकर गिर गया था और टीम अल्फा के लीडर ने फोन करके ये भी बताया था कि उन्होंने डीएनए के थ्रू पता करवाया है कि यह ब्लड अरमान का ही है। और कल से आहिल, कार्तिक, आर्यन सभी लोग अरमान का पता करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें अरमान के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी कार्तिक को यही लग रहा था कि शायद अरमान अब उनके बीच में नहीं रहा, पर अपने मुंह से यह बात कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही सुकून की हालत देखकर कार्तिक की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वह जानता था उसकी बहन अरमान बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कार्तिक ने एक नज़र सुकून की तरफ देखा, जो जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। ये देखकर कार्तिक की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वह अपनी बहन से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे इस हालत में देख नहीं सकता था। कार्तिक लंबे कदम लेता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कपूर मैंशन के मेन दरवाजे पर नॉक हुआ। लीना जी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर डॉक्टर को दिखाकर उन्होंने हैरानी से कहा, आप यहाँ। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कार्तिक ने फोन किया था। तभी कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने डॉक्टर को देखकर कहा, जल्दी चलिए। इतना कहकर वह डॉक्टर के साथ सुकून के कमरे की तरफ जाने लगा।
ये देखकर सभी लोग घबरा गए। करण जी, अर्जुन जी, लीना जी, जनार्दन जी, आयशा जी, सभी लोग दौड़ते हुए डॉक्टर और कार्तिक के पीछे चले गए। डॉक्टर ने जब सुकून का चेहरा देखा, उन्होंने घबरा कर कहा, इन्हें क्या हुआ? कार्तिक ने कहा, इसे बस किसी चीज का शॉक लगा है और यह काफी टाइम से रो रही थी। डॉक्टर ने जल्दी से सुकून की नब्ज चेक की। सुकून की पल्स लगातार गिरती जा रही थी। ये देखा कर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, उनकी पल्स गिरती जा रही है और उनकी बॉडी भी ठंडी पड़ती जा रही है। ये सुनकर बाकी सब भी डर गए। उन्होंने कार्तिक से कहा, क्या हुआ सुकून को? कार्तिक ने कहा, आप सबको मैं बाद में बताता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सुकून को इंजेक्शन दी और उसे आईवी ड्रिप लगाकर सबकी तरह पलटते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है, पर इन्हें शायद किसी चीज का बहुत गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से इन्हें होश आने में देर लगेगी। और याद रखिए, होश आने के बाद इन्हें इस तरह का सदमा फिर से लगे, क्योंकि यह काफी कमजोर है और ज्यादा रोने की वजह से इनकी बीपी लो हो चुकी है। इनकी बॉडी भी मुझे काफी सेंसिटिव लग रही है। कार्तिक ने कहा, ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद कार्तिक ने एक नज़र बेड पर लेटी सुकून की तरफ देखा, जिसका चेहरा अभी भी किसी मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा था। तभी जनार्दन जी ने गुस्से से कार्तिक की तरफ देखकर कहा, अब मुझे बताओ, मेरी प्रिंसेस की ऐसी हालत कैसे हुई? कार्तिक ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर सुकून की तरफ, जो बेहोश लेटी हुई थी। उसने कहा, आप सब मेरे साथ दूसरे कमरे में चलिए। कुछ देर बाद सब लोग कार्तिक के कमरे में मौजूद थे। आरजू इस वक्त सुकून के साथ उसके कमरे में मौजूद थी, बाकी सब कार्तिक के कमरे में। जनार्दन जी ने कहा, हमने कहा, क्या हुआ बताओ हमें? कार्तिक ने कहा, अरमान किसी इम्पोर्टेंट मिशन पर गया हुआ था, वहां से मुझे हमारे एक आदमी से खबर मिली है कि अरमान का कुछ पता नहीं लग रहा और उन्हें अरमान के खून से लथपथ कपड़े मिले हैं। कार्तिक की बात सुनकर लीना जी ने घबराकर का मतलब? कार्तिक ने अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से ढकते हुए कहा, उनका ये कहना है कि यह अरमान का ब्लड है और शायद अरमान अब हमारे बीच। उसने इतना कहा ही था कि जनार्दन जी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस करो कार्तिक, उसे कुछ नहीं हो सकता। जनार्दन जी की बात में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए कार्तिक भी हैरान हो गया, क्योंकि वह जानता था अरमान और जनार्दन जी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। जनार्दन जी ने कहा, उससे कुछ नहीं हो सकता, उसने मुझसे वादा किया था कि वह हमेशा मेरी प्रिंसेस को अपनी क्वीन बनाकर रखेगा और एक किंग अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। जनार्दन जी की आंखों में कोई डर नहीं था, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे, उन्हें यकीन हो ही नहीं सकता कि अरमान अब के बीच में नहीं रहा। वैसे तो कार्तिक को भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं था, पर वह सच को झुठला भी नहीं सकता था। पर जनार्दन जी की कॉन्फिडेंस भरी बात सुनकर उसे भी लग रहा था कि शायद अरमान ठीक होगा। अगले दिन 24 घंटों में सुकून को होश नहीं आया था, जिस वजह से सभी लोग काफी परेशान थे। इस वक्त पूरे राठौड़ फैमिली, आर्यन, भैरवी, सब लोग कपूर मेंशन में मौजूद थे। स्टडी रूम में आर्यन, कार्तिक और आहिल टेंशन से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर में कार्तिक ने गुस्से से आहिल से कहा, तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे बताओ, अरमान कहाँ है? आहिल ने इरिटेटेड आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। आर्यन ने कहा, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। कार्तिक ने कहा, मैं इसलिए इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, इसे अच्छे से पता है कि अरमान कहाँ है। क्योंकि अरमान भले ही किसी से अपनी बातें शेयर ना करे, पर इससे जरूर करता है। आहिल ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि अरमान कहाँ है, पर मुझे ये पता है कि वो बिल्कुल ठीक है। आर्यन ने कहा, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि हमारे अरमान को कुछ हो सकता है। तभी वहां आरजू की आवाज सुनाई दी। आरजू ने कहा, नीचे इंस्पेक्टर आए हैं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने कहा, हमें लगता है कि मिस्टर अरमान राठौड़ अब हमारे बीच नहीं रहे, आप सबको भी यह मान लेना चाहिए।
इंस्पेक्टर की बात सुनकर कार्तिक ने गुस्से से घूरकर इंस्पेक्टर को देखा पर कुछ नहीं कहा। वही आर्यन इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह लाश अरमान की ही थी? असल में इन्हें मुंबई के बंदरगाह से कुछ दूरी पर एक लाश मिली थी। उस लाश का बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से अरमान की तरह था, बस लाश का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। इंस्पेक्टर ने कहा, जैसा कि आप सब लोग यह मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने लाश का डीएनए मिस्टर आहिल के डीएनए के साथ मैच किया है और इनका डीएनए 75% मैच हो रहा है। ये सुनकर कार्तिक और आर्यन के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। वही आहिल अभी भी नॉर्मल था, जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। वही राठौर फैमिली के बाकी लोग ये सुनकर पूरी तरह से टूट चुके थे। सीता जी, अशोक जी और कबीर जी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। कबीर जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर अरमान उनका इकलौता बेटा था। भले ही उनकी और अरमान की आपस में बनती नहीं थी, पर वह इसी बात से खुश थे कि उनका बेटा उनसे भी ज्यादा तरक्की कर रहा है। ओम जी उन्हें संभाल रहे थे। आरती जी की भी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, उन्हें साक्षी जी संभाल रही थी। सीता जी तो जैसे सुन पड़ गई थी, उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अशोक जी की भी यही हालत थी। वही साइड में खड़ी ममता खुशी से मन ही मन नाच रही थी। उसने मन ही मन कहा, भगवान में 100 किलो लड्डू चढ़ाऊं कि बस यार मान के मरने की खबर सच हो। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए अब डीएनए से भी प्रूफ हो चुका है कि वो मिस्टर अरमान राठौर थे, इसलिए हम उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। कुछ देर बाद वह हम आपको यहाँ पर भिजवा देंगे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा जहां पर सुकून सीढ़ियों पर खड़ी थी। इस वक्त उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें जो हमेशा मासूमियत से भरी रहती थी, उनमें अंगारे दहक रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा अभी भी लाल नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम को कुछ नहीं हुआ है और उन्हें कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह अरमान राठौर हैं और अरमान राठौर के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, चाहे वह मौत क्यों ना हो। जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारे मिस्टर हैंडसम को कुछ नहीं हो सकता। सुकून की आवाज में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस वक्त वो किसी सदमे में है या नहीं। कार्तिक आगे बढ़ा, उसने सुकून को देखा और सीढ़ियों पर उसके करीब चले का सुकून भी नीचे ही उतर रही थी। सुकून ने अपने सामने खड़े कार्तिक को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। कार्तिक ने सुकून को गले लगाकर कहो, प्रिंसेस प्लीज खुद को शांत करो, अब अरमान हमारे बीच नहीं रहा। कार्तिक की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेल देते हुए कहा, हमने कहा ना हमारे मिस्टर हैंडसम को कुछ नहीं हो सकता। आप सबको हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही? सुकून ने ये सब काफी गुस्से से कहा था। इस वक्त वो अरमान का फीमेल वर्जन लग रही थी। उसकी आंखें इस वक्त इमोशनलेस थी। वही बाकी सब सुकून को इस तरह से बर्ताव करता देख रो रहे थे, वरना इससे पहले सुकून हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह नादानियां करती थी या फिर शैतानियां, पर आज वह किसी बहुत ही बड़े इंसान की तरह सबसे बात कर रही थी। वही यह सब देखकर कोई इंसान था जो खुश हो रहा था, ये कोई और नहीं जनार्दन जी थे। वो आगे आए, उन्होंने सुकून की तरफ देखकर उसी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे भी यकीन है प्रिंसेस, हमारे अरमान को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो हमेशा आपका साथ निभाएगा। जनार्दन जी की बात सुनकर अशोक जी ने गुस्से से कहा, तुम क्यों हमारी बच्ची को झूठी उम्मीद देना चाहते हो जनार्दन? जनार्दन जी ने गुस्से से अशोक जी की तरफ देखकर कहा, बुढ़े तू मान ना मान, मुझे यकीन है उस शैतान को कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद में भी नहीं। जनार्दन जी और सुकून यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि अरमान को कुछ हुआ है। उनका कॉन्फिडेंस देखकर सब लोग एक पल के लिए हैरान हो गए थे, पर वह जानते थे कि सच्चाई क्या है।
कुछ देर बाद राठौड़ मैंशन में सभी लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे शिवाय जनार्दन जी और सुकून के। दोनों चुपचाप सभी लोगों को देख रहे थे जो कि एक लाश के सामने बैठकर रो रहे थे। बगल में ही आहिल, कार्तिक और आर्यन अपनी नम आंखों के साथ उस लाश को देख रहे थे। हालांकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, पर वो बॉडी हाइट सब कुछ अरमान से मिलता जुलता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें इस बात का यकीन हो गया था। वही सुकून और जनार्दन जी बिना किसी एक्सप्रेशन के उस लाश को इस तरह से घूर रहे थे जैसे आंखों से ही स्कैन कर रहे हो। कुछ देर बाद अरमान की बड़ी सी फोटो उन लोगों ने उस लाश के सामने रखी और उस पर हार चढ़ाने ही वाले थे कि सुकून गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई उस पर हार नहीं चढ़ाएगा। सब लोगों ने सुकून की तरफ देखा जो इमोशनलेस आंखों के साथ कभी लाश को देख रही थी तो कभी उस फोटो को। सीता जी ने रोते हुए कहा, सुकून बेटा रो लीजिए क्योंकि अब हम हमारे अरमान को फिर से नहीं देख पाएंगे। सुकून ने बिना किसी इमोशन के कहा, हमने कहा ना ये हमारे मिस्टर हैंडसम नहीं है और हम हमारे मिस्टर हैंडसम की फोटो पर आप सबको माला नहीं चढ़ाने देंगे। जनार्दन जी भी अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने कहा, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग हमारे अरमान को इस तरह से मरा हुआ नहीं समझ सकते। भले ही इस लाश की बॉडी पूरी तरह से अरमान की तरह हो, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये अरमान हो ही नहीं सकता। जनार्दन जी और सुकून सबके समझाने के बाद भी मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिर में थक हार कर किसी ने अरमान की फोटो पर माला नहीं चढ़ाई। कुछ देर बाद उस लाश को कबीर जी, ओम जी, कार्तिक, आहिल कंधे पर लेकर शमशान के लिए निकल गए। घर में सभी लोगों की हालत हद से ज्यादा खराब थी। वही सुकून तो जैसे इमोशन शो करना ही भूल गई थी, पर उसने बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं किया था कि अरमान को कुछ हो सकता है। और जनार्दन जी भी उसी के साथ। दोनों दादा पोती ने एक दूसरे को संभाला हुआ था, पर दोनों के चेहरे पर ना हंसी थी, ना खुशी, ना ही कोई गम। उन्हें देखकर सब लोगों को चिंता हो रही थी, तो कहीं इन दोनों को कोई ज्यादा गहरा सदमा तो नहीं लगा। कुछ देर बाद सुकून अपने कमरे में खाली आंखों के साथ दीवार को घूर रही थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। उसने साइड में रखी हुई अरमान की फोटो को उठाकर उस पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको माफ नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि आपने ये सब क्यों किया, पर हम जानते हैं आपको कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक बार वापस आ जाए, वादा करते हैं आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप भी डर जाएंगे। इस बार सुकून अपनी मासूमियत से नहीं, अपने गुस्से से आपको सबक सिखाएगी। इस बार आपकी मुलाकात अरमान राठौड़ की क्वीन से होगी, मामूली सुकून कपूर से नहीं। इतना कहकर उसने अपने होठों से अरमान की फोटो पर किस किया और उसे गले लगाकर सो गई। 3 महीने बाद राठौड़ मैंशन। अरमान की मौत की खबर आए 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में काफी कुछ बदल चुका था। सब लोगों ने यकीन कर लिया था कि अरमान मर चुका है, सिवाय सुकून और जनार्दन जी के। जनार्दन जी को अरमान पर पूरा यकीन था कि वह इस तरह से अपना वादा नहीं तोड़ सकता, और सुकून तो यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि अरमान को कुछ हो सकता है। पर अब सुकून पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। हमेशा बच्चों की तरह शरारती करने वाली सुकून अब बिल्कुल किसी एरोगेंट क्वीन की तरह बर्ताव करती थी। सुकून बिल्कुल अरमान का फीमेल वर्जन बन चुकी थी। अब जैसे पहले सब अरमान से डरते थे, वैसे ही अब सुकून से डरते थे। सुकून अभी राठौड़ मैंशन में अरमान के कमरे में सोती थी, क्योंकि उसे वहां पर अरमान की मौजूदगी का एहसास होता था। जनार्दन जी ने भी सुकून से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे कि इस वक्त उनकी पोती कैसा महसूस कर रही होगी। वही कपूर फैमिली जनार्दन जी से इस वजह से गुस्सा भी थे कि वह सुकून को मूव नहीं करने देना चाहते। पर सबके खिलाफ जाकर जनार्दन जी ने अपनी पोती का साथ दिया। सुबह का वक्त, राठौड़ मैंशन।
इस वक्त लिविंग रूम में घर के सभी लोग मौजूद थे। लिविंग रूम के सोफे पर बैठी सीता जी के चेहरे की चमक पूरी तरह से चली गई थी और उनके पास में बैठे अशोक जी भी दोनों अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बस अपनी जिंदगी के बचे दिन काट रहे हैं। तभी उनके बगल में बैठे कबीर जी ने उदासी भरी आवाज में कहा, माँ पापा अपनी दवाएं खा लीजिए, अब इस तरह से तबीयत खराब करके हमारा अरमान वापस नहीं आने वाला। सीता जी ने कबीर की तरफ देखकर अपनी नम आंखों के साथ कहा, प्लीज कबीर बेटा, अब हमें ये दवाएं नहीं चाहिए, बस जितनी जिंदगी बची है उतनी यहाँ पर काटकर हमें अपने अरमान के पास जाना है। सीता जी की बात सुनकर कबीर जी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, आप क्यों ऐसा कह रही हैं, पहले ही अपने जवान बेटे को खो चुका हूँ, अब आप लोगों को खोने की हिम्मत नहीं है। इतना कहकर कबीर जी ने सीता जी को गले लगाया और उनके सीने पर सर रखकर रोने लगा। तभी उन्हें इस सीढ़ियों से आहिल उतरता हुआ दिखाई दिया। अरमान की एआर कंपनी को भी इस वक्त आहिल राहुल के साथ मिलकर मैनेज कर रहा था। सभी लोगों की तरह आहिल बिल्कुल भी चिंता में नहीं लग रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे अरमान की मौत का कोई गम भी हो, जिस वजह से सब लोगों को थोड़ी हैरानी भी होती थी, क्योंकि सब जानते थे बचपन से ही अरमान और आहिल का बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग था। आहिल सीढ़ियों से उतरकर सीधा आकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने सीता जी की तरफ देखकर कहा, दादी आप ये रोज रोज रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे आपकी तबीयत खराब होगी। आहिल की बात सुनकर सीताजी ने उसे आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, तुम ये क्या कह रहे हो आहिल, तुम जानते हो अरमान हमारी जान था। आहिल ने थोड़े गुस्से से कहा, वह मुझे पता है, पर अब अरमान हमारे बीच नहीं रहा, तो आप अब इस तरह से आंसू बहाना बंद कीजिए। आहिल की बात सुनकर सीताजी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखकर कहा, तुम कितना बदल गए हो आहिल, अरमान के जाने के बाद क्या तुम्हें अरमान के जाने का कोई दुख नहीं है। आहिल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, दादी प्लीज। इतना कहकर आहिल सीधा घर से बाहर चला गया। उसे जाता देख सीता जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, एक पोता खो चुके हैं और दूसरा तो अब पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे यकीन नहीं होता यह मेरा आहिल है जो अरमान को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। अरमान के जाने के बाद आहिल पूरी तरह से बदल गया था। वह किसी के साथ बैठकर 2 मिनट बातें भी नहीं करता था। उसके इस बिहेवियर सब लोग परेशान थे, पर आहिल के इस बिहेवियर का कारण कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद आहिल को छोड़कर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। दिव्या और आरजू सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। सीता जी ने उन दोनों की नजरों का पीछा करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, वह आ जाएगी। उन्होंने इतना कहा ही था कि सीढ़ियों से उन्हें सुकून उतरती दिखाई दी। सुकून ने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट विद ब्लू जीन्स पहना हुआ था। उसका चेहरा हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहा था, पर जिस चेहरे पर कभी मासूमियत और शरारत नजर आती थी, अब वह चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस रहता था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स ही ना हो। और यह बात सच है, अरमान जब से गया था सुकून एक जिंदा लाश बन गई थी। सुकून का बिहेवियर पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गया था। अब वह मासूम सुकून नहीं बल्कि एक एरोगेंट क्वीन बन चुकी थी जो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। सुकून की चाल में एक अलग ही नजाकत थी। सुकून अब बिल्कुल अरमान का फीमेल वर्जन बन चुकी थी। सुकून एटीट्यूड से चलती हुई आकर सीधा अरमान जिस कुर्सी पर बैठता था उस पर आकर बैठ गई। सुकून के बैठते ही बाकी सब ने भी अपना खाना शुरू कर दिया। सुकून ने किसी से कोई बात नहीं की। सुकून को इस तरह से देखकर दिव्या और आरजू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सुकून ने इन 3 महीनों में सबसे दूरी बना ली थी। वह दिन में गिनती कर 2 या 3 शब्द में बात करती थी। अगर काम ना हो तो किसी से बात भी नहीं करती थी। सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद सुकून अपनी जगह से खड़ी हुई और बिना किसी पर ध्यान दे सीधा मेंशन से बाहर निकल गई। उसे इस तरह से जाता देख सीता जी की आंखें फिर से गीली
हो गई। उन्होंने कहा, अरमान के जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा गहरा सदमा किसी को लगा है तो वो हमारी बच्ची को है। भगवान जी, अगर हमारा अरमान जिंदा होता तो ये बात हम आपसे कभी नहीं कहते। हमारी सुकून की जिंदगी में कोई ऐसा भेज दो जो उसे अरमान की याद उसे निकालकर फिर से जिंदगी जीना सिखा दे। हम उसे इस तरह से नहीं देख सकते। सीता जी की बात सुनकर बाकी सबकी भी आंखों में आंसू आ गए। वहीं ममता ने मन ही मन कहा, उसे मारकर 3 महीने हो चुके हैं, फिर भी इन लोगों का मेलोड्रामा बंद ही नहीं हो रहा है। एक्सल कॉलेज मुंबई। सुकून अपनी स्पोर्ट्स कार में कॉलेज पहुंची। अब वह दिव्या और आरजू के साथ नहीं आती थी, पर क्लास में उनके साथ ही बैठती थी। सुकून के पीछे पीछे ही दिव्या और आरजू की कार आ गई। दोनों जल्दी से सुकून के पीछे दौड़ते हुए आ गई। सुकून का कोल्डोरा अब पूरी तरह से कॉलेज में फेमस था। उसके पास जाने से भी हर कोई घबराता था। सुकून का अगर किसी ने दिमाग खराब कर दिया तो उस इंसान की शामत आना आई थी। सुकून अब तक कॉलेज के 10 से ज्यादा लड़कों को पीट चुकी थी, वह भी इस तरह से कि वह लोग दोबारा कॉलेज में नजर नहीं आए। आरव दूर दूर से सुकून को देखता था, पर कभी उसके पास जाने की कोशिश नहीं करता था। न्यूज में उसने भी खबर देखी थी अरमान राठौड़ के मौत की, इसलिए अब उसे एक उम्मीद मिली थी कि सुकून उसकी जिंदगी में वापस आ सकती हैं। वही मानव मल्होत्रा तो अरमान की मौत की खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश था। उसके लिए ये किसी लॉटरी लगने से कम नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर सुकून के करीब जाने की कोशिश करता था, पर हमेशा हंसती मुस्कुराती सुकून अब किसी के साथ बात नहीं करती थी। इसलिए मानव मल्होत्रा चाहे उसके कितने भी करीब आने की कोशिश ना करे, सुकून से पूरी तरह से इग्नोर करती थी, जिस वजह से मानव दिल ही दिल में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता था। पर वो खुद को कंट्रोल करता था, क्योंकि वह अपने प्यार से सुकून का दिल जीतना चाहता था। वही अरमान की मौत की खबर सुनकर ध्रुव हैरान हो गया था। वही उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि सुकून के लिए जो फीलिंग है उसके दिल में है, इनका नाम ही प्यार है। वह सुकून को इस तरह से उदास देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह कभी कभार सुकून से बात किया करता था। सुकून भी उसके साथ बात कर लिया करती थी, पर बहुत कम। सुकून अब पूरी तरह से अपनी स्टडी पर फोकस करती थी, उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं था। कुछ देर बाद सभी लोग क्लासरूम में मौजूद थे। इस वक्त इंग्लिश की टीचर साक्षी वर्मा का लेक्चर चल रहा था। उनका लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे आराम से अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठे हुए थे। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के सर आज प्रेजेंट ही नहीं थे, वह सब लोग आराम कर ही रहे थे कि तभी मानव मल्होत्रा की एंट्री हुई। उन्हें देखकर लड़कियां खुश हो गई, वहीं लड़कों का मुंह बन गया। वही मानव की नज़र सुकून पर थी, जो बिना किसी पर ध्यान दिए लगातार अपनी किताब में घुसकर कुछ पढ़ रही थी। मानव मल्होत्रा ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी के लिए यह एक खुशखबरी है। हमारे कॉलेज की 15 दिनों के लिए हम नैनीताल ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। मानव मल्होत्रा की बात सुनकर सभी बच्चे खुश होने लगे। वही दिव्या और आरजू ने एक नज़र सुकून की तरफ देखा, जिसने बिल्कुल भी मानव की बात पर ध्यान नहीं दिया था। ये देखकर दोनों का दिल उदास हो गया, क्योंकि अगर पहले की बात होती तो सुकून अब तक बिना किसी पर ध्यान दिए नाचने लग जाती, पर अब सुकून को इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। दिव्या ने धीरे से सुकून के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुकून हम जाएंगे ना। सुकून ने धीरे से एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। उसकी बात सुनकर आरजू ने प्यार से कहा, प्लीज सुकून। सुकून ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। दिव्या और आरजू का चेहरा लटक गया। वही वह दोनों पहले बेंच पर ही बैठी हुई थी, इसलिए मानव ने भी उनकी बात सुन ली। इसलिए उसने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, और यह ट्रिप कंपलसरी है, आप सबको ही चलना होगा। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आपका आना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप फिट है तो आपको आना ही होगा।
ये सुनकर दिव्या और आरजू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक नजर सुकून की तरफ देखा जिसने गुस्से से अपनी आंखें कसके बंद कर दी थी, क्योंकि वह चाहकर भी कॉलेज के रूल नहीं तोड़ सकती थी। मानव मल्होत्रा का भी यही प्लान था, इसलिए उसने कंपलसरी वर्ड पर यूज किया, जबकि यह खबर बिल्कुल झूठ थी कि सबको आना जरूरी है, पर सुकून के लिए उसने ये झूठ बोला। कुछ देर बाद सभी लेक्चर खत्म हो गए। दिव्या और आरजू ने एक नज़र सुकून की तरफ देखा और कहा, चलो कैंटीन चलते हैं। सुकून ने कहा, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। दिव्या और आरजू ने अपना सर हिलाया और कैंटीन में चली गई, और वह आते हुए यहाँ पर सुकून के लिए खुद के साथ लंच लेकर आने वाले थे। वही सब लोग आप क्लास से बाहर चले गए थे। अब क्लास में सिर्फ सुकून बैठी हुई थी। तभी ध्रुव अपनी क्लास से सुकून की क्लास में है, उसमें सुकून को देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसी हो सुकून। सुकून ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। ध्रुव उसे अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। इन 3 महीनों में उसकी ध्रुव के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। ध्रुव सुकून के सिंपैथी के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता था, वरना बाकी सभी उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते थे, वो कोई डिप्रेस इंसान हो और उसे सिंपैथी जताते थे। सुकून को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अरमान जिंदा है, पर उसे इस बात का गुस्सा था कि यह सब अरमान ने खुद मारा हुआ साबित किया है। क्योंकि सुकून जानती थी कि उसके मिस्टर हैंडसम कुछ भी कर सकते हैं, पर अब उसे अरमान से बहुत गुस्सा था, क्योंकि अरमान ने खुद की मौत का खेल रचा, ऐसा उसका मानना था। पर बाकी सबकी नज़र में तो अरमान मर चुका था। वही ध्रुव हमेशा उसे मोटिवेट करता था, बजाय उसे सिंपैथी फुल नजरों से देखने के। इस वजह से सुकून थोड़ी बहुत बातें ध्रुव के साथ कर लेती थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ट्रिप पर आ रही हो। सुकून ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कंपलसरी है, इसलिए आना ही होगा। ध्रुव ने मन ही मन कहा, कंपलसरी। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, सुकून, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं नहीं जाना चाहती, पर एक चेंज जरूरी होता है। कब तक तुम इस तरह से खुद को डिप्रेस रखोगे, और वहाँ मैं भी तो हूँ, हम बहुत मजे करेंगे। ध्रुव बने काफी फ्रेंडली तरीके से कहा। सुकून ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ओके, पर ध्रुव के लिए उसका ये भी जवाब काफी था, क्योंकि उसे पता था सुकून जितनी बातें उसके साथ करती है उतनी बातें तो वह सबके साथ भी नहीं करती है। कुछ देर बाद कॉलेज खत्म हो गया था। सुकून अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर घर के लिए निकल गई थी। आज भी वह दिव्या और आरजू के लिए नहीं रुकी थी। दिव्या और आरजू अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल रहे थे। दिव्या ने आरजू की तरफ देखकर रोते हुए कहा, ये क्या हो गया है आरजू, 3 महीनों में हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अरमान भाई क्यों चले गए। दिव्या की बात सुनकर आरजू ने नम आंखों के साथ कहा, भाई के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। सब कुछ हमारी सुकून, जो हमेशा छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती थी, उसका बचपना जैसे पूरी तरह से गायब हो गया है। अब वो पूरी तरह से हार्टलेस बन चुकी है। उसके अंदर किसी को लेकर कोई इमोशन नहीं पैदा होते। अब मैं भगवान से बस यही दुआ मांगती हूँ कि सुकून भाई को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। आरजू की बात सुनकर दिव्या ने नम आंखों के साथ कहा, आहिल का भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। पिछले 3 महीनों से उन्होंने मेरे साथ बैठकर 5 मिनट भी बात नहीं की। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ, वह काम का बहाना बनाकर मुझसे दूर चले जाते हैं। वह भी बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ है जो मेरे साथ वह इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। दिव्या की तरफ देखकर आरजू ने कहा, भाई भले ही दिखा नहीं रहे, पर अरमान भाई की मौत से आहिल भाई भी उतने ही इफेक्ट है जितनी की सुकून। तुम नहीं जानती, बचपन से उन दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग था। आहिल भाई परिवार को संभालने की वजह से खुद को मजबूत बनाकर दिखा रहे हैं, पर वह अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, जिस वजह से वह अपनी तकलीफ तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहते। दिव्या ने रोते हुए कहा, पर उन्हें मेरे साथ तो अपना दुख शेयर करना चाहिए। मैं उन्हें अंदर ही अंदर इस तरह से गिरते हुए नहीं देख सकती। इतना कहकर उसने आरजू को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। रात का समय, राठौड़ मैंशन।
डिनर करने के बाद सुकून अरमान के कमरे में मौजूद थे। इस वक्त उसके हाथ में अरमान और अपनी तस्वीर थी। इस तस्वीर में अरमान की पीठ पर सुकून चढ़ी हुई उसके गाल पर किस कर रही थी और अरमान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। यह फोटो तब की थी जब सुकून 14 साल की हुई थी। सुकून ने उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, 3 महीने हो चुके हैं मिस्टर हैंडसम, आप कब वापस आएंगे? आपने बहुत टाइम लगा दिया, जल्दी से वापस आ जाए क्योंकि आपको आपकी पनिशमेंट भी देनी है। जितना हम इन 3 महीनों में तड़पे हैं उससे ज्यादा आपको तड़प आएंगे, तब आपको हमारी हालत समझ में आएगी। आपने वादा किया था कि आप हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, फिर इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं आपको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ होता तो हम जिंदा नहीं होते, क्योंकि हमारी जान आपके अंदर बसती है। इतना कहकर सुकून की आंखों से एक आंसू की बूंद फोटो पर गिर गई। सुकून ने उस तस्वीर को अपने गले से लगाया और बिस्तर पर लेट गई। वही समुंदर के अंदर एक बड़े से जहाज पर एक आदमी समुंदर की रूफटॉप पर खड़ा अपनी बाहें खोलकर खुले आसमान में चांद को देख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त हीरे की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में बिल्कुल भी कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लड़की का चेहरा याद करके उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा एंगल। तभी उसके पैंट की पॉकेट में रखा मोबाइल बजा। उसने मोबाइल उठाकर देखा और फोन अपने कान से लगा लिया। उधर से एक लड़के की आवाज सुनाई दी, अरमान तुम प्लीज वापस आ जाओ, मैं अब और नहीं संभाल सकता। अरमान की एक शांत मगर डिटर्मिनेशन भरी आवाज सुनाई दी, बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ आहिल, बस तब तक तुम सबका ध्यान रखो। आखिर क्या वजह थी अरमान की खुद की ही मौत की साजिश रचने की, और अरमान के वापस आने के बाद क्या करेगी सुकून? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। अब आप सबको बाकी का मजा देखने को मिलेगा नैनीताल ट्रिप पर। वहीं पर अरमान और सुकून की मुलाकात होगी, और अरमान क्यों 3 महीने से गायब था इसका भी खुलासा वहीं पर होगा। प्लीज मेरी स्टोरी को प्यार दीजिए। आप सबके व्यूज देखकर लिखने का मन तो नहीं था, पर मैंने सोचा कि इस स्टोरी को एक अच्छे अंजाम पर ही एंड करो, और अभी स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।